नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए यूजीसी नेट यह आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। उन्हीं के अनुसार हम भी रचनाएं पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले की कहानियाँ देखी है। आज हम शेखर जोशी की कहानी जो कि कोशिका घटवार नामक कहानी देख रहे हैं, पंक्ति दर पंक्ति या लाइन टू लाइन। कहानी प्रारंभ करते हैं। अब भी छप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था, यानी वो चक्की में गेहूं पीस रहे थे और उसमें कुछ चौथाई गेहूं बचे थे। छप्पर में हाथ डालकर आपने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर से झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। यानी जो चक्की चल रही है और उसमें कितना अनाज बचा है वह देखने के लिए वह अंदर जाता है। हाथ डालकर वह जांचता है और फिर वह जो चक्की का द्वार है उस द्वार से यानी वो झाँक कर उस कमरे से बाहर आता है और उसके सिर के जो बाल है उस पर वह सफ़ेद एक आटा लगा था। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी हनोनी बात है। अभी वह बैठते हुए कहता है कि सुबह से आज कुछ भी अनाज न पीसा गया, क्योंकि सुबह से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं है। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। यानी यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ नज़र आता है। यहाँ अकाल है, बारिश नहीं हुई है। जो जेठ मास है उस जेठ मास तक, यानी जेठ माह होता है वहाँ तक, उस माह तक कि सभी की खेत में फसलें बोना प्रारंभ होता है या बो चुकी होती है। सभी नदी नालों में पानी भर जाता है, लेकिन इस साल सूखा ही सूखा है। खेतों की सिंचाई तो दर किनारा, बीच की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात कर दे। यानी जो कोसी नामक जो नदी है उस किनारे उस कोसी नामक नदी में भी कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। सारा नदी नाले सूख गए हैं। खेत खलियान भी बिना बीज के वैसे ही है, यानी सभी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। और उसी में इसकी जो चक्की है गुसाई की, यह चक्की भी धीमी गति से चल रही है। मानो उस अकाल का असर इस चक्की पर भी, इस घटवार पर भी हो रहा है। इस कहानी में चक्की को ही घटवार कहा है। ऐसा कोसी के किनारे गुसाई का यह घट, यानी घट कहाँ है। चक्की के निचले खंड में चिल्लर चिल्लर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़, यानी वह बिल्कुल धीमी तरह से चल रही थी। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। यानी जो
दही दही से ताक बनाते समय जब उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी आवाज़ आती थी, उससे भी कम आवाज़ इस चक्की की या घट की अनाज पीसते हुए आ रही थी। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और आप तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। यानी अभी नदी सभी सूख गई है, बारिश नहीं है, उसकी वजह से नदी के उस किनारे से इस किनारे तक किसी ने आवाज़ लगाई तो तुरंत सुनाई देती है, मगर यह जो मशीन है, यह जो घट है, चक्की है, इस चक्की की आवाज़ नहीं आ रही है। छप छप पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। यानी वह अभी नदी में थोड़ा सा ही पानी बचा है, और वह पानी बचे ही रहने के लिए वह किधर न जाए, इसके लिए वह जो है गुसाई पानी किधर न चला जाए उसको देखने के लिए, या वहाँ कहीं और जा रहा हो तो उसे बंद करने के लिए वहाँ जाता है। बूंद बूंद की कीमत है इस दिनों में, यानी बारिश नहीं हुई है, जो भी पानी बचा हुआ है नदी में, वह पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, ऐसा उसे लगता है। और सच में बारिश न हुई तो पानी की कीमत ज़्यादा ही होती है। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की ओर घुमाया, यानी जिस प्रकार उसकी चक्की है उसी तरफ उसने पानी का प्रवाह मोड़ लिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। यानी पानी का जो बहाव है वहाँ चक्की की तरफ मोड़ा और चलकर किनारे से वहाँ घट की तरफ यानी चक्की की तरफ आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। छप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया, यानी वह देखा जो दोनों पाटों के बीच में कितना अनाज बचा हुआ है, वह देखता है और फिर वह बाहर आकर रुकता है। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था, यानी सिर पर पिसान यानी जो अनाज का टोकरा या डिब्बा है वह रखकर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर कर वहीं से आवाज़ दे दी, यानी वह उसकी तरफ देखता है और वहीं से वह आवाज़ देता है, क्योंकि वह लंबाई ज़्यादा दूर न जाए, इसीलिए उसकी सुविधा के लिए वह आवाज़ देता है। हे हो यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। यानी वह कहता है कि मेरे चक्की में भीड़ है, यानी बहुत सा अनाज पिसान बाकी है, तुम उधर उमेद सिंह के चक्की पर जाकर देख लो, शायद वहाँ अनाज कम हो पिसने का। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे शोर में पुकार कर वह बोला, ज़रूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। लेकिन वह कहता है वहीं से आवाज़ लगाकर कि ज़रूरी है कि लेकिन मुझे ज़रूरी है आटा गूंदने की, अनाज से आटा बनाने की। तो वह कहता है कि हमारा नंबर जल्दी लगाओ। गुसाई ओठों पे मुस्कुराया, साला कैसे खींचता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। यानी वहाँ उसको सहज बोले तो, धीमे गति में बोले तो भी आवाज़ आती है, लेकिन यह किस प्रकार गला फाड़ कर चिल्लाता है ऐसा वह बोलता है। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। यानी वह कहता है कि यहाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है, यानी तुमसे भी ज़्यादा जल्दी वाले लोग यहाँ पर है, तुम ऊपर ही चले जाओ। वह आदमी लौट गया, यानी वह उमेद सिंह के घट पर लौट गया, चक्की पर लौट गया। मीहल की छाँव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा।
अभी वहाँ पर आँच है, उस आँच में उसने चीलम सुलगाई और वह पीता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 छप्पर से दाने गिरने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। यानी जो खच्चर खच्चर यह चक्की का जो आवाज़ है, इस प्रकार वो दो पाटों का आवाज़ हो रहा था। दाने गिरने वाली, जो ऊपर से दाने नीचे दो पाटों के बीच में पीसने के लिए दाने पड़ते हैं, उसकी आवाज़ हो रही थी। चिल्लर चिल्लर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को घाट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। यानी अभी नदी में पानी नहीं है, कमी है, तो उस पानी का आवाज़ ही नहीं है, कुछ ध्वनि भी नहीं है, सिर्फ वहाँ चक्की की ध्वनि ही बज रही है। रेती पाथरों के बीच में खट टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। यानी जो सूखी रेती है, वह रेती भी ऊपर सिर उठाकर आकाश की ओर देख रहे थे। यानी वह भी पानी के लिए तरस रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय शोर नहीं। यानी दोपहर ढल चुकी है, फिर भी वहाँ जो धूप है, वहाँ धूप वैसी ही है जैसे दोपहर में रहती थी, लेकिन वहाँ आसपास कोई किसी का शोर नहीं था। सब कुछ सुनसान, एक मौन तरह से लग रहा था। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। अभी वह पश्चाताप की भावना में सोच रहा है कि जो भी वह अनाज लेकर आ रहा था, उससे उसने आवाज़ देकर वहीं से उम्मेद सिंह की चक्की पर जाने के लिए वापस भेज दिया। तो वह अभी यह सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसको वहीं से क्यों लौटा दिया। लौटा तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का सहारा ही होता। यानी वह कहता, यहाँ आकर जो भी भीड़ है अनाज के गोनों की, वह देखकर वह वैसे ही लौट कर जाता, मगर कुछ 2-3 क्षण या कुछ बात होती थी ऐसा। यानी वह अकेले बैठ कर एकदम त्रस्त हो गया है गुसाई। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है। यानी वह अकेलापन है, उसको अकेलापन सताता है और वह कहता है कि यह अकेलापन मेरे लिए जीवन भर का है। वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का शोर उसके लिए नहीं। यानी कोई अपना समझकर उसे आवाज़ दे, बातचीत करे, वह ऐसा कहीं उसके पास कोई शोर नहीं। यानी कोई व्यक्ति नहीं है, पालतू कुत्ते बिल्ली का शोर भी नहीं। इंसान तो नहीं है, कोई प्राणी भी पाले हुए उसने नहीं है। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। अभी वहाँ बैठे बैठे सोच रहा है कि ऐसे व्यक्ति का क्या जिसका घर नहीं है, जिसके बीवी बच्चे नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। क्या यह भी इंसान की ज़िंदगी होती है क्या। घुटनों तक उड़ी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोल दिया। जो भी वह नदी में जाते समय उन्होंने पैंट ऊपर किया था, वह मोड़ा हुआ पैंट वह खोल देता है। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। यानी वो पानी से जो पैंट भीगी थी, गर्मी के कारण वह भीगी हुई पैंट शीतल, उसकी ठंडक अच्छी लग रही थी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। यानी वो पैंट की जो सिलवटी है, वह ठीक करते करते जो वह हुक्का पी रहा था, उसको पीना बंद कर दिया और उसको हटा दिया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। अभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान यानी खुशी की लहर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। अभी गुसाई को फौजी में था, अभी वो रिटायर्ड हो गया है, तो वहाँ ऐसा सोचकर मुस्कुरा है कि इसी पैंट के बदौलत आज मेरे जीवन में अकेलापन है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता,
अभी याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। वह जीवन की सभी बातें भूल गया है, लेकिन जो हवलदार साहब की जो पैंट थी उसकी बात वह भुला नहीं सका। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नौकरदार क्रीज वाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। यानी उसने एक हवलदार था धर्म सिंह नाम का, वह हवलदार लॉन्ड्री से धुली हुई जो पैंट है वह पहन कर आता है, और जिसके मन में भी एक लालसा उत्पन्न होती है कि मैं भी फौज में जाऊं, तो उसी बस ये फौज कर जाता है और लौट कर आता है। तो उसके साथ वो खाकी की जो वर्दी थी, जो पैंट था, वो पैंट तो था लेकिन जिंदगी का अकेलापन उसके साथ तब से जुड़ गया है। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है। उसी बार की छुट्टियों की बात है। अभी वह सोच रहा है बैठे बैठे गुसाई कि पैंट के साथ और कितनी, यानी इस पैंट के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है। और उसी तब उसकी छुट्टियाँ हुई। कौन महीना? हाँ, वैसाख ही था। सर पर क्रास, खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। यानी जो फौज से घर आया तो गांव कस्बे में सभी तरफ एक धूम मची, सभी तरफ बात फैली कि यह फौज में भर्ती हुआ है और अब घर लौट आया है। तो सभी गली गांव कस्बे के जितने ही लोग हैं, वह लोग उससे मिलने के लिए भाग दौड़ कर आए थे। चाचा का गोद एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। यानी जो उसका घर था, बैठने की जगह थी, घर था, वह सब कुछ लोगों से भर गया था कि जो बिछाने वाली दरी थी वह दरी भी कम पड़ने लगी थी। इतने लोग इनसे मिलने के लिए आए थे। खूब याद है आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्दी द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। यानी उसे मिलने के लिए सब कुछ लोग आए थे, लेकिन गुसाई जिसे मिलना चाहता था वही इस भीड़ में नहीं था। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटाया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई पर दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। यानी यहाँ पर कहानीकार बताना चाहता है कि उस ज़माने में यदि कोई फौज में भर्ती होता था, पूरे गांव के लिए, पूरे कस्बे के लिए एक गर्व की बात होती थी और सभी को एक नयापन लगता था। यह नया रूप देखने के लिए, गुसाई को मिलने के लिए गांव कस्बे के घर घर के बच्चे बच्चे या बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। और उस भीड़ में जो गुसाई जिसे देखना चाहता था वही नहीं था। तो वह अगली सुबह गांव में भैंस कटाया को खोजने के बहाने, यानी भैंस को खोजने के बहाने वो लक्ष्मा को मिलने गया था। तो अगली कहानी अगले भाग में यहाँ तक हम रुकते हैं, और जो बाकी कहानी का अंश बचा हुआ है वह कहानी अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।